नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। लिफाफा देखकर मजमून समझ लेते हैं, ऐसे ही आपने विषय को समझ लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को इसमें शायद संशय भी हो, और जिन लोगों को संशय हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो लोग सहमत हैं वो आगे का मार्गदर्शन करें। आज़ादी के 78 सालों में देश में बहुत कुछ बदला। देश का रहन सहन बदला, आचार विचार बदला, लोगों की जीवन शैली बदली, सब कुछ बदल गया। और इन 78 सालों में असम राइफल्स में क्या बदला है यह हम सब जानते हैं, और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बीच में ऐसे विषय आएंगे जिनके बारे में हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहें, क्योंकि विषय की तारतम्यता बनाने के लिए विषयों को कभी कभी दोहराना भी पड़ जाता है, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये है कि 78 सालों में असम राइफल्स के साथ में क्या हुआ। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में असम राइफल्स तत्कालीन सरकार की बड़ी ही प्यारी फौज मानी जाती थी। बड़ा विश्वास रहता था अंग्रेजों को इस सेना के ऊपर कि इसको जहां भी जैसी भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो बखूबी निभाएंगे। उन्होंने यहाँ पर देखा था उसका काम, और इसी को उन्होंने विश्वास इस पर दर्शाने के लिए हमारी सेनाओं को प्रथम विश्व युद्ध में विदेश में भेजा। और वहाँ पर कई देशों में हमारी सेनाएं नहीं, उस समय हालांकि बटालियनें बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जितनी थी उतने में भी उन लोगों ने जो वहाँ पर जौहर दिखाए और उन्होंने जो अपनी शौर्य पराक्रम की क्षमता दिखाई, उसके चर्चे आज भी विदेशों में हैं। और विदेशी धरती पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्मारकों में असम राइफल्स के जवानों के नाम लिखे हुए हैं। ये बड़े गौरव की बात है असम राइफल्स के लिए। और इसी के चलते जब असम राइफल्स ने देखा कि ये इतनी शौर्य और पराक्रम वाली फौज है, तो उन्होंने इसको असम राइफल्स का नाम दिया। और ये लगभग 108 साल हो गए हैं, और 108 सालों में इसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि इसके पहले 1917 से पहले असम राइफल्स के नाम में कई परिवर्तन किए गए, वो सब आप लोग जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो उनके शौर्य पराक्रम को देखते हुए जब असम राइफल्स का नाम दिया गया, और इसकी बड़ी चर्चा रहती थी असम राइफल्स की, और दूसरे विश्व युद्ध में भी खासकर जापानियों से लड़ने के लिए हमारी फौज ने बहुत अच्छा काम किया। बर्मा बॉर्डर को सुरक्षित रखा जापानियों से। तो उस समय जब इनकी शौर्य और पराक्रम की क्षमता देखी, तो उन्होंने एक और तोहफा दिया। वो था कि जो हमारे फॉलोअर्स हुआ करते थे, फॉलोअर्स पहले सिविलियन हुआ करते थे, और उन सभी फॉलोअर्स को उन्होंने वर्दी पहना दी, उनको सबको कम्बैट कर दिया। अब वो पूरी तरीके से फौजी हो गए थे। और जहाँ भी फॉलोअर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, खासकर सीएपीएफ में इस समय फॉलोअर्स होते हैं, तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो सब सिविलियन होते हैं। वो अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, चले जाते हैं। फौजियों जैसे 24 घंटे की ड्यूटी उनकी नहीं होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने फॉलोअर्स को भी कम्बैट कर दिया और उनको पूरी तरीके से फौजी बना दिया, और कहा कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो ये अपना काम करने के साथ में ही दूसरा हथियार भी उठा करके काम करेंगे। और वो अभी तक प्रक्रिया असम राइफल्स में चल रही है। आज़ादी के बाद में न जाने क्या हुआ कि असम राइफल्स को किसी की नज़र लग गई, और वो नज़र अभी तक लगी हुई है। हालांकि इस बीच में जब 1962 का चीन के साथ में हमारा झगड़ा हुआ, या चीन ने हमारे पर जबरदस्ती आक्रमण कर दिया, तो उस समय नेफा का जो क्षेत्र है, जिसे आजकल अरुणाचल कहा जाता है,
नेफा का क्षेत्र हो गया और म्यांमार का बर्मा बॉर्डर का जो क्षेत्र है, इस इलाके में असम राइफल्स लगी थी। अभी कुछ साल पहले यहाँ से इसको हटाया गया है, नहीं तो अरुणाचल का पूरा क्षेत्र जितना भी था वहाँ पर असम राइफल्स रहती थी और वो उस समय भी रहती थी। तो 1962 के युद्ध में इसको जो है वहाँ पर रखा गया था। शांति के समय में रहती थी, जब लड़ाई होती थी तो वहाँ पर विड्रॉल हो जाती थी। लेकिन 62 में अचानक इतना बड़ा युद्ध हुआ कि नेफा में सेनाएं पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन असम राइफल्स ने, जो वहाँ सेना की छोटी मोटी टुकड़ियां थीं, उन्हीं के साथ मिल करके चीनियों को नेफा में घुसने नहीं दिया। और सोचिए, अगर वो चीनी उस समय घुस के आ गए होते आपका पहाड़ी इलाका पार करके, और वो उधर आपका गुवाहाटी पहुंचने में उनको देर नहीं लगती। तो ये जो है असम राइफल ने जो शौर्य का अपना काम किया, लेकिन उसके एवज में हमारी सरकार ने क्या किया कि इसको उठा करके, जो अभी तक विदेश मंत्रालय के अधीन रहती थी, इसको उठाकर गृह मंत्रालय में डाल दिया। अब इसके जो है पे एंड अलाउंसेस सब पूरे गृह मंत्रालय के हिसाब से मिलने लगे, लेकिन काम वही कर रहे थे जो सेना का काम करती थी। पहले सेना के अंडर में रहती थी असम राइफल्स, और वो अभी भी चल रहा है। तो इस प्रकार से ये तोहफा दिया गया उनकी शौर्य और पराक्रम का, उनको उठा करके विदेश मंत्रालय का जो ग्रुप था वहाँ से हटा करके इसको होम मिनिस्ट्री में डाल दिया गया। चलो ठीक है, होम मिनिस्ट्री में डालने से भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है जब हमारे पे एंड अलाउंसेस ठीक ठाक रहते हैं। हालांकि सेना के पे एंड अलाउंसेस से कम थे, लेकिन उसमें भी हमारा जवान खुश था। उसको लगता था कि हमारी रैंक जो है सेना के बराबर है, हमारा पे और अलाउंसेज लगभग सेना के बराबर हैं। खुश थे, कोई किसी को शिकवा शिकायत नहीं थी। लेकिन जब 1986 में चौथा वेतन आयोग आया, तो इसके साथ जितनी बड़ी नाइंसाफी हुई उसकी चर्चा आज करते हैं तो लोग जो है रो पड़ते हैं। हमारे चैनल को देखने वाले कई लोग शिकायत करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, और मैं सबको पढ़ता हूं और सबके जवाब भी देता हूं। कई लोग कहते हैं कि ये भाजपा सरकार जो आई है ये असम राइफल्स के लिए कुछ नहीं करेगी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 1947 से लेकर के और लगभग बीच के 2, 4, 5, 7 साल छोड़ दिए जाएं तो 2014 तक भाजपा की सरकार तो नहीं थी। लेकिन जितने बड़े परिवर्तन हुए हैं, जितने इसको डिग्रेड किया गया है, वो इसी कालखंड में किया गया है। अब 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार बनी तो लोगों को उम्मीद जगी, क्योंकि मोदी के काम से ये लोगों को उम्मीद जगी थी कि उन्होंने गुजरात में अच्छे काम किए हैं, सुधार कार्य किए हैं, तो असम राइफल्स के लिए भी कुछ न कुछ करेंगे, ऐसा मतलब लोगों का विश्वास था। लेकिन उस विश्वास पर जब अमित शाह जी ने ये कहा कि इसको हम सीएपीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब आईटीबीपी में करने का मतलब था सीएपीएफ में कर देंगे, तो उसमें भी कोई, हमको लगता है कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। आप कम से कम एक मंत्रालय में रखते। अभी क्या हो रहा है कि हमारे असम राइफल्स के जवानों को ना ही सीएपीएफ का पूरा लाभ मिलता है और ना ही आर्मी का मान लो लाभ मिलने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो काम करने के लिए आप हैं, आप एक तरीके से उनको हैंडओवर कर दिए गए हैं और वो काम लेना उनकी जिम्मेदारी है। वो जैसे चाहे वो आपसे काम लेंगे और लेते रहेंगे। तो ये अगर सीएपीएफ में पूरी तरीके से हो जाए, और अरेवा का जो केस चल रहा है उसमें भी यही मांग की गई है कि हमको एक मिनिस्ट्री में करिए। वैसे प्रेफरेबली उन्होंने कहा है कि हमको एमओडी में करिए, लेकिन क्या होता है या नहीं होता है, जो भी होता है वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्यों, कोर्ट की जो आजकल खबरें आप सुन रहे हैं, देखिए अभी वक्फ बोर्ड का है, अगले दिन ही सुनवाई हो जाती है, लेकिन हमारी 8 साल से सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हमारी जो मांगे हैं उन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अब सामने दिखाई दे रहा है तो ये लगता है कि भाजपा ने ऐसा किया
और भाजपा के शासनकाल में ये हो रहा है। जबकि ये जो इसकी नींव है बहुत पुरानी है और इस नींव को पक्का कर दिया गया था 1986 में चौथा वेतन आयोग जब लगा था तब। अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम दूसरे को दोषी क्यों माने? हमने क्या किया? हम क्या उस प्रकार से रोए जिस प्रकार से एक भूखा बच्चा अपनी मां से भूख लगने पर विलाप करता है? सोचने वाली बात है। आप डीजीआर की बात करते हैं। अब हमको ये बताइए कि आप अपनी नौकरी दांव पर लगा करके दूसरे का भला कर सकते हैं क्या? तो उनको जो आदेश मिले हुए हैं, जो उनकी रेगुलेशंस हैं, उसी के अंदर डीजीआर महोदय काम करते हैं। उनको जब यहाँ पर कोई भी अधिकारी आता है या कहीं भी कोई जाता है तो उसको पहले बताया जाता है कि आपको ये काम करने हैं। बाकी वो कह सकते हैं। अब कहने में कौन डीजीआर, किस डीजीआर ने कितना क्या कहा, ये उस पर निर्भर करता है। आज के लखेरा साहब से लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। देखना ये होगा कि उम्मीदें परवान कब चढ़ती हैं, क्योंकि एक तरीके से माना जाए कि 9 महीने लगभग मेरे हिसाब से लखेरा साहब के पूरे हो चुके हैं। तो बाकी की अपेक्षा उनका काम करने का थोड़ा अलग तरीका है, लेकिन यह तरीका या इसका जो परिणाम है आपके लिए किस प्रकार से कितना बेहतर साबित होगा ये समय ही बताएगा। सत्य यही है कि असम राइफल्स को आज़ादी का लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसकी स्थिति जो आज़ादी के पहले थी उससे भी बदतर हुई है और जो अपेक्षाएं थी वो हमारी दिन ब दिन धूमिल होती रही हैं। जब अमित शाह जी ने इसको आईटीबीपी में मर्ज करने के लिए प्रस्ताव दिया था तो सेना ने विरोध किया था, लेकिन इसके बाद सेना की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो यह भी कहती सरकार से कि नहीं, यह सेना ऐसे ही रहेगी और इनकी ये जो मांगे हैं एमओडी में जाने की या एमओडी में ना भी रखिए, तो जो पहले स्टेटस हमारा था 1986 से पहले का, यानी तीसरे पे कमीशन वाला, वो हमारा स्टेटस जो है बरकरार रखा जाए और हमारे पूर्व सैनिकों को उनको जो है सेना की तरह पूर्व सैनिकों का दर्जा मिलना चाहिए और उनकी तरीके सहूलतें मिलनी चाहिए। जो हमारे सेवारत लोग हैं उनको जो है जिस प्रकार से सेना के जवानों को सुविधाएं मिलती हैं, उनको जो पेन अलाउंसेस मिलते हैं वो किया जाए। अगर ये करती सेना उस समय अमित शाह जी के जब आईटीबीपी में मर्ज करने के समय जब उन्होंने प्रस्ताव रखा था तो ये कहा जा सकता था कि ये न्यायपूर्ण होता। तो हम इस समय ये भी कह सकते हैं कि वो रोकना भी अन्यायपूर्ण था। कम से कम जब सीएपीएफ में जाती तो सीएपीएफ में जो बाकी जो लाभ हमारे लोगों को, जिनको वैसे तो अधिकांश लोगों ने लगभग ले लिए हैं लाभ, जीडी का जो व्यक्ति है, जो हमारे ट्रेड्समैन हैं, उनके साथ बहुत बड़ी, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है वो नाइंसाफी कैसे खत्म होगी यह समय ही बता पाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए। कमेंट करने से हमको ऊर्जा मिलती है और आपसे हमारी अंतरंगता बढ़ती है। कई लोग आलोचना भी करते हैं, वो हमको बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाए। तो इस प्रकार से जो आलोचना करते हैं वो भी करें, बाकी जो सुझाव देना चाहते हैं वो भी सुझाव दें। इसी के साथ ये अंक में समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।